चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले नेट पेयर इफेक्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को, तो पहले समझते हैं यार। नोट वोट तो आप लोग अभी बस यहाँ से क्लास ओवर होते ही मनोज सर को दे दूंगा, ये सब मेल कर देंगे वो लोग, तो आप घर पे जाके भी उसको दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो। वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए मैं इनफिल को दे देता हूँ, बट उसमें टाइम लगता है, तो वो आई विल टेल हिम कि मेल कर दो अभी इमीडिएटली। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? एनीबॉडी हैज एनी आइडिया अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? आईपी नहीं? देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कार्बन फैमिली ले लेते हैं। एक टेबल दिखा रहा हूँ ना आपको, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखो, अब इसके अंदर बेसिकली जैसे कार्बन फैमिली है, तो कार्बन फैमिली के अंदर इसकी वैलेंसी क्या होगी? इफ आई जस्ट आस्क यू कि भाई जैसे कार्बन की क्या वैलेंसी है यहाँ पे? कार्बन कार्बन की वैलेंसी 4 है, दैट इज कंप्लीटली एग्री। अगर मैं नीचे आगे पूछता हूँ, ये लेड है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 है, दैट एवरीबॉडी एग्री। बट अगर मैं लेड के बारे में बात करता हूँ, इसकी वैलेंसी 2 भी होती है और 4 भी होती है, क्योंकि PbCl2 भी बनता है और PbCl4 भी तो बनता है, दोनों बनता है ना। या और रेलेवेंट एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो SnCl2 SnCl4, ये तो आपने कॉमनली सुने हुए होंगे, राइट? तो द पॉइंट इज कि यहां पे अगर मैं आपसे कार्बन के बारे में बात करता हूं, then you are telling me वैलेंसी इज 4, नीचे आता हूं then you are telling me वैलेंसी इज 2 and 4, यही बात हो रही है ना, राइट? सिमिलरली बोरोन में भी, बोरोन की वैलेंसी क्या होती है? 3। एल्यूमिनियम इज आल्सो 2, नीचे आकर के 1 वैलेंसी ही मिलती है यहाँ पे। अब द पॉइंट इज कि ये किस तरीके से होता है वो देखिए। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशंस देखिए इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, NH2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं, NP1 NP2 एंड सो ऑन, यही चल रहा है ना? एवरीबॉडी एग्रीज दिस इज हैपनिंग ऑन। नाउ द पॉइंट इज कि अगर यही चल रहा है यहाँ पे, तो बोरोन फैमिली की वैलेंसी, बोरोन की वैलेंसी अगर आप कहते हैं 3, तो 3 तो उस समय है जब NH2 NP1 दोनों यूज हो रहे हैं, उसी समय है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सपोज, या कार्बन लेते हैं एक मिनट, कार्बन की वैलेंसी 4 उस समय है जब NH2 NP2 दोनों यूज हो रहे हैं। अब आ जाओ SN पे, SN की वैलेंसी 2 उस समय होगी जब केवल NP2 यूज हो रहा होगा, राइट? बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यूज कीजिए, केवल 2 वैलेंसी आएगी। अब ऐसा होगा, वैसे देखो तो पहले तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो बेसिक स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल ये कहता है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे और मूविंग डाउन द ग्रुप, लोअर वैलेंसी बिकम्स मोर स्टेबल। वो केवल इतना कह रहा है कि जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम पे जाना स्टार्ट करेंगे, तो लोअर वैलेंसी वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होनी स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? तो द पॉइंट है कि बोरॉन के अंदर कौन सी, बोरॉन फैमिली की बात कर रहा हूं, कौन सी 2 वैलेंसीज होती हैं बोरॉन फैमिली में? 1,3। इसी तरह से कार्बन फैमिली के अंदर कौन सी होंगी? 2, 4, राइट? इसी तरह से नाइट्रोजन फैमिली में 3, 5, 3,5, राइट? इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली के अंदर 2, 4, 6, राइट? और हेलोजन के अंदर 1, 3, 5, 7। ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस? कोई प्रॉब्लम नहीं है? परफेक्ट है, आगे बढ़े, राइट? ओके फाइन। तो अब देखिए, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि लोअर वैलेंसी बिकम्स मोर स्टेबल। तो पहले तो मैं आईपी के हिसाब से अगर कुछ ऑर्डर के बारे में बात करता हूं, देन आई वुड से कि फॉर एग्जांपल कार्बन फैमिली ले होता है, राइट? नाउ इफ आई आस्क यू कि SnCl2 और PbCl2 इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, एंड इफ आई आस्क यू SnCl4 PbCl4 इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, राइट? तो पहले वाले में क्या बोलेंगे आप? PbCl2
SnCl2 ज्यादा स्टेबल है, उसमें SnCl4 ज्यादा स्टेबल है, राइट? एवरीबडी एग्रीज टिल हियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए यहीं पे। पार्डन? हाँ, SnCl4 रिलेटिवली मोर स्टेबल इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे देखो ना, Sn और Pb में से ऊपर कौन आ रहा है? Sn आ रहा है ना, तो जो नीचे होगा उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट से। IPA यूज करना है, एग्री? दैट इज वन थिंग। नाउ IP का बेसिकली वैसे तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, बट इसका जो लॉजिक है वो बड़ा सिंपल है। IP जो स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना, IP ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ पीरियड। वाई फोर्थ पीरियड? फोर्थ पीरियड से पहले IP का कोई लेना देना नहीं होता, तो वाई इट स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड? पार्डन? पहला मैं समझा नहीं, लोन पेयर तो ऑक्सीजन हैज लॉट्स ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर कोई रेलेवेंस नहीं है याद है यहाँ पे। फोर्थ पीरियड में बेसिकली यहाँ पे डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है। बेसिकली जैसे डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है तो डी एंड एफ का पुअर सिग्मा होता है, राइट? तो फिर वो पुअर सिग्मा होने की वजह से यहाँ पे जेड स्टार बढ़ जाता है, राइट? और जेड स्टार अगर बढ़ जाएगा तो जो एनएस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनएस इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली पुल्ड, एनएस इलेक्ट्रॉन्स विल बी टाइटली पुल्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ रिलेटिवली काफी ज्यादा टाइटली पुल्ड होंगे। बात समझ में आई आप सभी? क्लियर? एनएस इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और अगर ये मोर टाइटली पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस रहेंगे, देन आई कैन से देयरफॉर won't participate in valency, and therefore lower oxidation state becomes more stable. Everybody agrees with this? Clear? Right? So ये बात होगी नेटवर्क की। Now if I ask you just as an example कि भाई SnCl2 और SnCl4 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, या PbCl2 और PbCl4 में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखो सबसे पहले तो बियॉन्ड आंसर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, बट इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को? अरे आप ध्यान से देखो, ये बहुत ही डिसेप्टिव क्वेश्चन है और ज्यादातर कितने बुक्स के अंदर मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा ये रॉन्ग है, उन लोगों ने वो कोई कमेंट ही नहीं किया है, तो स्केप्ड आउट वाली सिचुएशन है। द पॉइंट इज कि यहाँ पे बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट का रिलेशन कहा जाए। इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी टॉप टू बॉटम, ठीक है ना? तो टॉप टू बॉटम ही नहीं गए यार आप, तो यू आर कंपेयरिंग टू ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर वन एलिमेंट that is beyond the scope of IPE, right? I have seen lots of people applying IPE over here क्योंकि वो दिखने में बड़ा सिमिलर सा लगता है, कोई लेना देना नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क है कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट और दो अलग अलग एलिमेंट सेम ग्रुप के, सो दैट आई कैन मूव टॉप टू बॉटम, राइट? अब इसके अंदर तो टॉप टू बॉटम ही मूव नहीं किया, राइट? तो जब टॉप टू बॉटम ही मूव नहीं किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग IPE ना, वो तो पूरा सिग्मा के बेस पे बात कर रहा है ना, सिग्मा चेंज नहीं होगा, एक ही पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन में बात कर रहे हो आप, राइट? तो इसका तो मतलब सिंपल ही है, जो आंसर भी मैंने आपको दिया है वो तो मेरे को E0 वैल्यूज के बेस पे पता है। ऑन द बेस ऑफ E0 वैल्यू एज अ फैक्ट मुझे पता है कि Sn+4 ज्यादा स्टेबल होता है और Pb2+ ज्यादा स्टेबल होता है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये तो मेरे को E0 वैल्यू से उसकी जो हाफ रिएक्शन होती है उससे पता है कि किसकी E0 वैल्यू कितनी पॉजिटिव है, किसकी कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ वन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी डिसाइडेड बाय E0 वैल्यूज ओनली, नथिंग एल्स। बात समझ में आई आप सभी को? क्लियर? ओके, चलिए।
लाइट पर इफेक्ट की। अब थर्मल स्टेबिलिटीज के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। थर्मल स्टेबिलिटीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब एक ही टर्म्स है। देखो, दिस और वर्सेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं यार। आई हैव सीन कि इसके अंदर बहुत ही खराब परसेप्शन होते हैं लोगों के, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। ये होता है, इसमें जो रेलेवेंट फोर्सेस होते हैं, ये होता है फोर्स बिटवीन टू एटम्स। मतलब जिस फोर्स के बारे में हम कंसर्न होते हैं, दैट इज अ फोर्स बिटवीन टू एटम्स। जो थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे जो हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? राइट, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज को मेल्ट करना है या किसी क्रिस्टल की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है, तो मुझे यहाँ पे I2 सॉलिड से I2 गैसियस बनाना है, और यहां पे मुझे I2 गैसियस से 2I गैसियस बनाना है। राइट ना? तो देखिएगा डिफरेंट ना, I2 सॉलिड से I2 गैसियस का क्या मतलब है? यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रह गया, गैस फेज में ले आया ना, बाकी सब मॉलिक्यूल्स को दूर दूर कर दिया मैंने। फिजिकल स्टेट चेंज होने का मतलब ये डिस्टेंसेस बढ़ गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली कम हो गए हैं। राइट, बट मेरे को दो आयोडीन के बीच का बॉन्ड तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। When I'm talking about melting point, boiling point और thermal stability of crystal, crystal टूट गया ना, क्रिस्टल ही को तोड़ना था, बॉन्ड थोड़ी तोड़ना था मुझे। बात समझ में आई आप सभी को? तो now the point is, whenever we are talking about NPVP और thermal stability, जो एटम्स के बीच के बॉन्ड की तो पिक्चर अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो। That is one. अब NPVP या thermal stability में जनरली कितने टाइप के मॉलिक्यूल मिलते हैं? देखो, एक तो ये I2 टाइप के मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा NaCl टाइप का, और एक मिल जाएगा अपना ये ग्रेफाइट एंड डायमंड टाइप के। मतलब ब्रॉडली मैं ये इन 3 एग्जांपल्स में इसको क्लासिफाई कर सकता हूँ। अब देखो इनमें किसमें क्या डिफरेंस है। I2 टाइप का जो होता है, देखो होंगे किस किस तरीके के, थोड़ा सा इसको पहले एनालाइज करते हैं और इनको नाम दे देते हैं, लेट्स से 1 2 3, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। फाइन, अब एक का एनालाइज करते हैं। तो NaCl का क्रिस्टल होगा, तो NaCl क्रिस्टल किस तरीके का होगा, थोड़ा ऑब्जर्व करो। Na प्लस Cl नेगेटिव, यहां पे फिर से Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। नाउ ये जो Cl नेगेटिव है ये इस Na प्लस से अटैच्ड है, ये Cl नेगेटिव इस Na प्लस से भी अटैच्ड है। सिमिलरली ये जो Na प्लस है इस Cl नेगेटिव से अटैच्ड है, तो इस Cl नेगेटिव से भी अटैच्ड है। ये कर्व्ड सेल लाइन से हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्रा करता हूं। राइट, तो इसका मतलब ये जो मैंने बनाया है, यहां पे एक नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहां पे एक नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डू यू एग्री विद दिस? राइट, अच्छा, ये तो हो गया NaCl का क्रिस्टल। अब थोड़ा सा I2 के बारे में बात कर लेते हैं। I2 किस तरह का होगा? How would the I2 look like? हाँ जी, नहीं वो आयोडीन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, बट मेरा इंटरेस्ट दो आयोडीन एटम्स के बीच में तो है ही नहीं ना। मान लो ये एक I2 है, ये एक और I2 है, और ये एक और I2 है। हाँ, अब द पॉइंट इज कि यहां पे इन दो I2 के बीच में, राइट, या फिर ये जो दो आयोडीन एटम्स हैं इनके बीच में कौन सा फोर्स है? वैन डर वाल्स है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ये जो मैंने ब्लू इलिप्स से ड्रॉ किए हैं, दीज आर ऑल वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस का नेटवर्क है I2 के क्रिस्टल के अंदर है। अच्छा, फिर अब आगे आ जाते हैं, ये जो थर्ड टाइप था हमारा, इसको देख लेते हैं कि बेसिकली ग्रेफाइट ऑब्लिक डायमंड, इनको कॉमनली हम ये भी कहते हैं जायंट इनफाइनाइट शीट स्ट्रक्चर्स।
और जायंट इनफाइनाइट शीट स्ट्रक्चर्स के अंदर भी ये 2D होता है और ये वाला 3D होता है, 3 डायमेंशन में होता है। और कार्बन कार्बन की चेन होती है पूरी की पूरी, अगर ध्यान से देखा जाए तो मतलब वो तो कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, राइट। हर साइड में कार्बन होंगे। अगर सिंगल लेयर है तो ग्रेफाइट होगा, मल्टी लेयर है तो डायमंड हो जाएगा। मल्टी लेयर मतलब एक के पीछे एक इसी टाइप के लेयर, पूरा शीट स्ट्रक्चर, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब भी आपको उसको मेल्ट वेल्ट करना हो, जो भी करना हो, तो जो नेटवर्क ऑफ फोर्स है जिसके अगेंस्ट में काम करना है, यहाँ पे तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, और कुछ है ही नहीं ना। यहाँ पे तो यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स। लॉजिक समझ में आया आपको? हैविंग प्योर कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, नथिंग एल्स। अच्छा, तो अब हमने 3 तरह के ये जो देखे थे क्रिस्टल्स 1 2 3। सबसे पहले तो इनका जो करेक्ट नेम्स है वो मैं आपको बता देता हूं। जो फन वाला था I2 टाइप का था ना, उसको तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, इसको हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल, और इसको हम कहते हैं कोवेलेंट क्रिस्टल, राइट। लेकिन ज्यादातर इंडियन ऑथर्स की बुक्स में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। उन लोगों ने इसको दे दिया है कोवेलेंट, ये एज इट इज आयनिक है, और इसका एक अलग ही कैटेगरी में बना दी है जायंट इनफाइनाइट क्रिस्टल्स। सारा कंफ्यूजन ही लोगों को इसी वजह से रहता है, तो ये टर्म बड़ी गलत यूज की हुई है। जो कोवेलेंट क्रिस्टल बिल्कुल नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है। वो उन लोगों ने कोवेलेंट उस हिसाब से नाम दे दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट क्रिस्टल क्या दिया। वो तो ऑब्वियस है I2 में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट उससे कोई ध्यान देना थोड़ी है यार, क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, राइट। We are not talking about the bond between 2 atoms. We are not at all concerned with bond strength when we are talking about the crystal. Clear, right? तो वो सारी गड़बड़ी यहाँ पे कि 2 ही तरह के क्रिस्टल डिफाइन करते हैं कि एक आयनिक, एक कोवेलेंट, और थर्ड तो एक सेपरेट ही कैटेगरी ले जाता है। तो थर्ड के जब आप MPPP की अभी यहाँ पे बात करोगे तो MPPP इसका तो बहुत सिंपल होता है, 150 और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होते हैं। ये सीधे चले जाते हैं 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये फिर चला जाता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वो कहते हैं यार ये तो जायंट इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स है, तो इनको तो एक अलग ही कैटेगरी बना दो, राइट। मतलब सिलिका शीट्स होती हैं। अब सिलिका शीट क्या है? सैंड है। सैंड को मेल्ट करना या सबलाइन करना तो बहुत मुश्किल काम है ही, क्वाइट ऑब्वियस, राइट। तो उसको एक अलग ही कैटेगरी बना देते हैं। बट जो क्रिस्टल्स की करेक्ट नेमिंग है वो ये वाली है, मॉलिक्यूलर है, ये आयनिक है, और ये कोवेलेंट क्रिस्टल होता है। क्लियर, राइट। वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। नाउ द पॉइंट इज, देखिए, नाउ द पॉइंट इज कि ये जो 1 2 3 के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो नेटवर्क ऑफ फोर्सेस है, आप ये देखिए नेटवर्क ऑफ फोर्सेस कौन से वाले हैं। 1 में क्या था? वैंडरवाल्स था ना। 2 में क्या था? हाँ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक फोर्सेस। 3 में क्या था? प्योर कोवेलेंट, राइट। और जब हमने बात की ऑर्डर ऑफ MPPP, तो क्या निकल कर गया? 3 is quite greater than 2 is quite greater than 1, right? यहां पे किसी को कोई डाउट? एवरीबॉडी एग्रीज। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बतानी है आपको, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल क्वेश्चन दिया है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में से रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है? आराम से ऐसा है, ये क्वेश्चन है वो दिखने में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन है एक्चुअल में काफी डिफिकल्ट। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिया हुआ है, यानी ये किसी भी बुक में इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। इंडियन ऑथर्स की बुक में तो कहीं पे भी नहीं है, बहुत ही रेयर एक आध फॉरेन ऑथर्स की बुक में है। मैं आपको बताता हूँ पहले तो ये क्वेश्चन की टिपिकलिटी क्या है। उस क्वेश्चन की टिपिकलिटी ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है
इंडिविजुअल आयनिक बॉन्ड, इंडिविजुअल आयनिक बॉन्ड डज नॉट एग्जिस्ट। एक अकेला आयनिक बॉन्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है इस बात को, तो जबकि इंडिविजुअल कोवेलेंट बॉन्ड डेफिनेटली एग्जिस्ट। इंडिविजुअल कोवेलेंट बॉन्ड वेरी वेल एग्जिस्ट, इसके अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ रहे हो आप? द पॉइंट इज, अगर आप मुझसे कहोगे NaCl बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ये होती है कि गैस फेज में दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया जाए तो दैट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। बात समझ में आई आपको? राइट। तो आप मुझे कहोगे NaCl और इसी तरह से कोवेलेंट ले लेते हैं, चलो HCl। ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, these एक्चुअली फाइनली रिप्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। अग्रीड। अब जब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं तो यहां पे जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम बेसिकली इस तरह की है कि इसके लिए रिएक्शंस टू हैपन, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, रिएक्टेंट यही है ना। तो 1 HCl मिल जाएगा, 1 NaCl मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जब NaCl अपने क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा ना इसका, तो बेसिकली जैसे ही आप उसके क्रिस्टल के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये NaCl सॉलिड क्रिस्टल लिया, राइट। अब जब मैं NaCl सॉलिड क्रिस्टल लिखता हूं तो इट डायरेक्टली मींस लॉट्स ऑफ NaCl। ये तो क्लियर ही है कि बहुत सारे NaCl है यहाँ पे। अग्रीड। तो अब जैसे ही इसको हम हीटअप करना स्टार्ट करते हैं ना, तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द आउटकम्स। दो पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम यहाँ पे हो सकते हैं। तो पहला आउटकम तो हो सकता है कि आपका ये NaCl गैसियस बन जाए, और दूसरा आउटकम इस बात को समझिए कि ये भी तो हो सकता है डायरेक्टली सारे के सारे Na+ और गैस Cl नेगेटिव गैसेस में ब्रेक होके आए। तो ये नहीं होता है, ये होता है बेसिकली। तो एक मॉलिक्यूल बाहर नहीं आता, वो क्रिस्टल पूरा का पूरा टूट जाता है और सारे आयन से बाहर आ जाते हैं। सारे मेटल क्रिस्टल्स में यही होता है। तो अब द प्रॉब्लम है कि एक अकेला NaCl गैसेस मिलेगा ही नहीं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे मेजर करूंगा मैं? बात समझ रहे हैं आप लोग? राइट। तो दैट्स द टिपिकलिटी। इस वजह से वो आयनिक बॉन्ड को, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली सबसे पहले तो दैट्स व्हाई ऑल द इंडियन ऑथर्स की बुक्स में तो दे आर रिटन आयनिक बॉन्ड को बॉन्ड कहते हैं, जैसे कि यार आयनिक बॉन्ड तो है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कंपेयर की जाए कोवेलेंट बॉन्ड से। बट इन वे देखा जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड भी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, तो कंपेयर तो किया जा सकता है। बोथ आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, राइट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे जैसे, तो ऐसे नहीं निकाल नहीं सकते। बॉन्ड लेंथ इक्वेशन होती है, अपने थोड़ा सा सिलेबस के बाहर की चीज है, तो इसलिए वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, बट बॉन्ड लेंथ इक्वेशन होती है, उससे आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट होती है, और पूरे क्रिस्टल के ऊपर मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के एवरेज आउट करते हैं उसको, ठीक है सारे के सारे एक साथ बाहर आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज एक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रही होगी, उस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बात समझ में? एंड इफ यू आस्क मी कि अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना ही है तब तो बहुत क्लियर है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बहुत वीक फोर्स की कैटेगरी में आता है। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जब भी आप बात करेंगे, इट्स अ वीक फोर्स। ये सारे इंडियन ऑथर्स ने लिखा हुआ है, इसका बस एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। बाकी लिखा हुआ सबने, कहीं पे भी देख लेना किसी भी किताब में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आगे उसने वीक फोर्स टर्म डेफिनेटली यूज की हुई होगी। बात समझ में आई आपको? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो काफी वीक फोर्स होता ही है, नो डाउट। कोवेलेंट बॉन्ड तो 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ये आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से, बट वो कंपैरिजन आपसे पूछते इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो इन प्रैक्टिकलिटी क्वेश्चन रेयर केस है, आईटी को छोड़ करके और तो कहीं पे भी नहीं पूछा जा सकता है। बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको वो पिक्चर बताता हूँ जनरली जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग कि आयनिक बॉन्ड, एक तो आयनिक फोर्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स मान लेते हैं कई लोग, या कई लोगों के दिमाग में तो यही पिक्चर होती है आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसका बनना क्या मैं बताता हूँ, वो कंफ्यूज क्यों रहते हैं। इतने ही बुक्स हैं, इन्होंने बॉन्ड को डिस्कस करना तो इनके स्कोप की बाहर की चीज थी। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की रिलेटेड बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस ही नहीं किया इन्होंने। इन्होंने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया आयनिक क्रिस्टल और कोवेलेंट क्रिस्टल। बात समझ में आई आपको?
एंड देयर दे से कि आयनिक क्रिस्टल इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट, तो उनका वाला कोवेलेंट कौन सा है? वो I2। बात समझ में आई आपको? थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों रहते हैं लोगों को, मैं बता रहा हूँ, उनकी भी गलती नहीं है। वो जिंदगी भर ये पढ़ते आए हुए होते हैं कि आयनिक क्रिस्टल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट क्रिस्टल, और उससे वो कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि दैट्स व्हाई आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। आप समझ रहे हो? वो दोनों में सेकंड वाला तो खैर सेंसलेस ही स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाले के अंदर वो आयनिक क्रिस्टल इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट क्रिस्टल, ये भी गलत है। IIT में मत लिख देना, पूरी तरह से एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि तो इंडियन ऑथर्स की बुक्स का कोवेलेंट क्रिस्टल होता है वो जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नाम है जिसका I2। बात समझ में आई आपको? राइट, तो वहां से वो सारी की सारी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्लियर? राइट, तो ये सिनेरियो आप किसी से भी डिस्कस करोगे उसके दिमाग में यही होगा। राइट, तो ये सारी की सारी चीजों का थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लेता तो कोवेलेंट बॉन्ड तो दिख ही रहा है ना साफ साफ, नेटवर्क ऑफ फोर्सेस थर्ड वाले में सबसे ज्यादा थे, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड था ना। आपने लिखा 3 फार ग्रेटर देन, देना यार कौन है ये, क्या मुसीबत है, वो क्यों बज रहा है, दे दो यार उसको, वॉलेट दे दो तो। हाँ, हाँ, तो देखिए हाँ, तो बेसिकली हमने जो लिखा था वो यही तो लिखा था कि 3 इज क्वाइट ग्रेटर देन 2 इज क्वाइट ग्रेटर देन 1, यही लिखा था ना। तो यहां से तो वैसे ही क्लैरिटी आ रही है, 3 के अंदर थे ना सारे कोवेलेंट, तो 2 में थे सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट, और 1 तो क्या वैन डर वाल्स है, नीडलेस टू मेंशन। बात समझ में? तो इन सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बेसिकली कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा की। और क्या था? अच्छा, वो ऑक्साइड्स का एक क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वो MO नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, राइट। वो पूरा डिस्कशन हम कर चुके हैं। एक ब्रीफ में वापस से याद दिला देता हूँ आपको। सिंपल था कि एक ऑक्साइड लीजिए आप MO, इसको वाटर में डालिए, क्या होगा? MOH, M मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, जनरल सिंबल है। अब वाटर तो अभी भी सॉल्वेंट है, राइट, वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इनफाइनाइट इन क्वांटिटी, एग्री विद दिस। अब क्या होगा? अब क्या बनेगा? मतलब पहली पॉसिबिलिटी तो है देखो M प्लस OH माइनस, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? MO नेगेटिव H पॉजिटिव, और क्या है? वेरी गुड, PPT और रेजिड्यू, वेरी गुड। PPT और रेजिड्यू में बहुत डिफरेंस है। PPT वो होता है जो पहले स्टार्ट में डिजॉल्व होना शुरू हुआ, एक स्टेज पे आकर के जब वो डिसोल्यूशन रुक गया तो फिर एक वो प्रेसिपिटेशन वाली, मतलब PPT बेसिकली ये भी वो नहीं, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली फेनोमेना तो आयनिक में एक्सप्लेन होगा। वैसे बताओ तो PPT होता है इसकी लेयर आ जाती है सरफेस पे, राइट, और रेसिड्यू एक स्टोन को वाटर में डाल दो, नीचे जाकर के सेटल डाउन हो जाएगा। बात समझ आई? राइट, पिक्चर क्लियर करने के लिए। और कब क्या बनेगा वो तो अभी थोड़ी सी डिटेल चीज है, राइट। तो PPT रेसिड्यू और आयनाइजेशन है, इन दो तरह से आयनाइजेशन हो सकता है। यहाँ पे हमने लिखा था कि भाई डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.4 पे, और यहाँ पे लिखा गया था डेल्टा EN1 लेस देन 1.4 पे, राइट ना। 1.4 क्या था वैसे यहाँ पे? डेल्टा EN2, दिस वाज इक्वल टू 1.4, XO डिफरेंस XH, राइट ना। और डेल्टा EN1 क्या था? XM डिफरेंस XO, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट। ये किस हिसाब से आया था कि डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.4 पे ये वाला फेनोमेनन होगा। हाउ डिड वी अराइव ऑन दिस? नहीं, मेरा तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि as delta EN increases तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ also increases, right, and as delta EN1 becomes on the greater side, right, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा
एमओ बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ओ एच से ज्यादा होगा, राइट ना। तो भाई डेल्टा EN1 जब आप कह रहे हो कि डेल्टा EN1 ग्रेटर देन 1.4 तो एमओ बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है? हाँ, वो डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है ना, क्योंकि डेल्टा हाइड्रेशन का, जब वाटर आ गया तो हाइड्रेशन एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। प्रॉब्लम ये सारी की सारी स्टोरी बिल्कुल सही लिखी हुई है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू DF ओवर एयर। DF इज डेल्टा एच हाइड्रेशन, राइट। और डेल्टा एच हाइड्रेशन का तो बहुत ही सिंपल फंडा है, सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, राइट। अब वो डेल्टा EN1 जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो डेल्टा एच हाइड्रेशन बढ़ेगा, राइट। और डेल्टा एच हाइड्रेशन बढ़ेगा तो वो उसी साइड पे अटैक करके उसको ले जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज थी ना बेसिकली यहाँ पे मेरे पास में, आई हैड एक्चुअली टू पॉसिबिलिटीज ओवर एयर। मेरे पास में MOH है, यहाँ पे डेल्टा +1 है और यहाँ पे डेल्टा +2 है, राइट। डेल्टा EN1 जब ग्रेटर साइड पे होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 है, राइट। तो डेल्टा 1 अगर ग्रेटर देन डेल्टा 2, अब मेरे पास वाटर के केस में दो पॉसिबिलिटीज थी, एक तो था कि H2O का जो डेल्टा नेगेटिव है वो इधर आकर के अटैक करे, और एक था कि H2O का डेल्टा नेगेटिव इधर आकर के अटैक करे, राइट। मार्क कर देते हैं, दिस वाज पॉसिबिलिटी 1 एंड दिस वाज पॉसिबिलिटी 2, राइट। डेल्टा 1 ग्रेटर देन डेल्टा 2 है तो 1 की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है 2 से, और अगर ये होगा तो ये वाला स्प्लिट होगा, अगर 2 होगा तो ये वाला स्प्लिट होगा। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर ना, राइट। तो फर्स्ट वाला होगा, तो डेल्टा EN1 जब ग्रेटर साइड पे होगा तो फर्स्ट वाली सिचुएशन होगी, तो M+ और OH नेगेटिव बन जाएगा, और क्या। एवरीबॉडी इज क्लियर? परफेक्ट। अच्छा, फिर ये तो एक क्लासिफिकेशन था, फिर हमने यहाँ पे आगे क्लासिफाई करना स्टार्ट किया था कि बेसिकली कितने तरह के ऑक्साइड होते हैं। एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक। फाइन। तो अब जैसे एसिडिक के केस में अगर बात करनी शुरू की जाए, एक तो pH <7 सॉल्यूशन का अगर वाटर में डाल दिया जाए तो, और दूसरा मतलब यहां पे अगर प्लस एसिड कर दिया जाए तो वहां मतलब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज वेरी लेस। तो ये नहीं कहना चाहिए कि नो रिएक्शन, यहाँ पे अगर मैं नो रिएक्शन लिखूंगा तब तो ये गलत हो जाएगा। द राइट टाइम इज कि रिएक्शन एक्सटेंट इज वेरी लेस, रिएक्शन एक्सटेंट इज गोइंग टू बी वेरी लेस, ये बिल्कुल चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैन नॉट रिएक्ट, डज नॉट रिएक्ट, राइट। बेसिक इसी तरह से डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, और भी मतलब ये भी लिख देते हैं यहाँ पे जाए तो साथ में, इसको ले लो ना। जनरली नॉन मेटल्स बनाते हैं, तो बेसिक में इसी तरह से मेटल pH ग्रेटर देन 7 और बेस के साथ में फिर से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन वेरी लेस, राइट। और यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये क्या आ गया, प्लस अगर मैं बेस कर दूंगा तो रिएक्शन एक्सटेंट वेरी हाई। एग्री? बेसिक ऑक्साइड में अब मैं लिख ले रहा हूं, सारी इसकी वाइस वर्सा टर्म्स बेसिक ऑक्साइड में हो जाएंगी। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस, राइट। अच्छा, फिर अपना आ जाता है न्यूट्रल ऑक्साइड को ले लेते हैं, तो यहां ले लेते हैं, तो जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या क्या चीजें हैं। एक तो प्लस H2O करेंगे तो क्या होगा, pH 7 नियरली 7, राइट। आप यहाँ पे प्लस एसिड कर दीजिए और प्लस बेस कर दीजिए, अब क्या होगा, दोनों ही केसेस में रिएक्शन नहीं डज नॉट, हाँ मतलब वोल्ट बोल सकते हो बिल्कुल, तो रिएक्शन एक्सटेंट वुड बी लेस,
राइट, नेचर ही नहीं है उसके रिएक्ट करने की बेसिकली। अगले टोटल 4 ही होते हैं, CO, N2O, NO और MnO2। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 4 न्यूट्रल ऑक्साइड है और कोई भी न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। कोई डाउट किसी को? क्लियर? अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बातचीत करते हैं यहाँ पे, अब क्या होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड में पहले तो वही होते हैं प्लस H2O। तो प्लस H2O में क्या होगा? हाँ, मतलब पीएच में भी ग्रेटर, ये भी पीएच ग्रेटर देन 7 भी राइट है और पीएच लेस देन 7 भी राइट है। राइट, क्योंकि वो बीच में है, डिपेंड करता है कि एसिडिक साइड वाली नेचर ज्यादा है उसकी या बेसिक साइड वाली नेचर ज्यादा है, उसको कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे अगर एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो भी करेगा और बेस से रिएक्ट करवाएंगे तब भी करेगा। राइट, इन एक तरीके से इंटरमीडिएट कैटेगरी हो गई है। तो राइट, बात समझ में आई आप सभी को? चलो, ये बात क्लियर हो गई। दिस इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं, H प्लस। इस कॉन्सेप्ट इज प्योरली बेस्ड ऑन H प्लस। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज वो होती है जिनका H प्लस गेन भी कर सकते हैं और H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं। दीज आर एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, नथिंग एल्स। बात समझ में आई? राइट, कॉमन एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया में H प्लस ऐड करो, क्या बनेगा? NH4 प्लस, और सब्ट्रैक्ट करके NH2 माइनस। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, वो तो है ही, वो तो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है। बात समझ में आ गई आप सभी को? फाइन। नाउ ये ब्रीफ कैटेगराइजेशन हो गया इनका। राइट, और एक काम करते हैं, बेसिकली डी भी दिखाओ मुझे रहेगा तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझ रहे हो ना? अपने आप में जाकर के अपने हिसाब से देखते रहेंगे। पूरा बंचर मेल आईडीज तो होगा ना, राइट? तो अपने आप देख लेंगे और भैया जिसको नहीं मिले वो मनोज सर को आगे बता देना, राइट? 2 महीने बाद आगे मत बोलना कि कुछ नहीं मिला, कुछ मतलब नहीं बनेगा उसका, है ना? क्योंकि जो नुकसान होना होगा तो फिर डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज कंट्रोल का तो कोई मतलब नहीं होता, है ना? तो किसी को कुछ नहीं मिला तो पहले आकर के बता देना, राइट? और एक मेरा थाने ब्रांच में मैंने एक लेक्चर लिया, उसमें कुछ चीजें मैंने पढ़ाई है, उसका मेरा वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड भी है, वो मैं आपको अभी दे दूंगा। तो जैसे मेरा पर्सनल लेक्चर है तो मुझे जिसको भी लेना होगा कल वो पेन ड्राइव में आपसे कॉपी करके ले लेंगे, ठीक है ना? राइट? हाँ, गेट बंद करो। तो ये इतने शैतान बच्चे क्यों हैं? आप एक तो इतनी हेल्प कर रहे हो इनकी। सर ये बाबा क्लास के बाद सबसे शैतान नहीं। अच्छा, नहीं तो क्लास के अंदर मतलब ये लोग इतने शैतान क्यों? तो आप इतनी हेल्प कर रहे हो। हाँ, ये सब एक साथ है तो एक साथ इनको थैंक यू बोलना चाहिए ना। थैंक यू। शैतान बच्चा, कुछ बर्गर खिलाना चाहिए आप इन लोगों को। आप इतना मेहनत कर रहे हो इनके लिए। नहीं, वैसे मनोज सर अभी रात को मेल नहीं करेंगे स्लाइड्स, तो बिना बात दिक्कत होगी ना इन्हें, आप उनको बुला के लाए, राइट ना? वही तो। हाँ, चलो फिर आगे देखते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि सैटरडे को रिवीजन डीपीपी नंबर 1 डिस्कस करनी है मुझे। तो अपन एक काम करना, बोरीवली माटुंगा वाले में भी आप अपनी कस्टडी में ले लो, बल्कि सारे मेल आईडी एक ही बात है, सबको मेल ही डाल दो ना, या अनाउंस भी करवा दो और मेल भी डाल दो कि सैटरडे को रिवीजन डीपीपी नंबर 1 सबको अटेम्प्ट करके आनी है। मैं सीधे डिस्कस करूंगा, उसमें टाइम नहीं देंगे अटेम्प्ट करने का, है ना? तो क्योंकि अगर डीपीपी अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे और डिस्कस करने का मतलब नहीं बनेगा फिर, राइट? अपने पास में है वही उस दिन जो भेजे थे थाने में।
हाँ वो तो डिस्ट्रीब्यूट तो हो चुकी है, तो मतलब अनाउंस करवा दो कोई भी बांटूंगा अंदर ही तीनों में कि रिवीजन डीवीपी नंबर 1 डिस्कस होगी, और प्लस जो पीछे का रिवाइज करना है वो तो रेगुलर रिवाइज करके आना ही है ना, और मेल वेल भी डाल दो इन सारी चीजों का, है ना, वो बेस्ट है। मेल आईडीज तो दिए हुए हैं ना। सबने दिए हुए हैं ना, हाँ ठीक, किसी ने नहीं दिया हो तो अपनी जिम्मेदारी से दे दो। बोला कि मैंने नहीं दिया है, तो पेपर पे लिख के बेला मैडम के पास में रिकॉर्ड में डाल। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सर का फोन नंबर है यार, सर को फोन करके सर से अपने आप कोऑर्डिनेट करो, सिंपल सी चीज है, राइट, है ना, अपने हिसाब कोऑर्डिनेट करो, वो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर्ली सारी चीजें स्मूथ हो, ठीक है। हाँ आ जाओ, हाँ आगे बढ़ते हैं भाई, कहाँ थे, कौन सा क्वेश्चन था, किधर गया, अबे 12th पे तो नहीं था, कहीं और थे यार, 20th का जो पार्ट था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रो एसिड्स वगैरह आ गए हैं अभी, ऑक्साइड ऑक्साइड कुछ तो है। इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ये काम का लग रहा है, क्या किया जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। क्वेश्चन सिंपल ये था कि वापस से बता देता हूं, हमने स्टार्ट किया कि डेल्टा EN बढ़ेगा फॉर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर डेल्टा EN बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस। उसके बाद हमने कहा कि वापस एक दूसरे साइड में एरो लगाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा तो पार्शियल चार्ज बढ़ेंगे। फिर हमने कहा पार्शियल चार्ज बढ़ने के दो मतलब होते हैं, पार्शियल चार्ज बढ़ रहा है तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और क्लियरली बता देते हैं आयनिक कैरेक्टर क्या होता ही चार्ज है, चार्जेस, राइट, है ना, और आयन डेल्टा बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ना चाहिए, राइट। ये मैं वो लिख रहा हूँ जो जनरली सब लोगों में दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हो क्या रहा है, राइट। तो एक तो ये मुसीबत हो गई कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, राइट। और दूसरा मतलब अगर मैं कहता हूँ कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, दूसरा वो आएगा ना कि यार चार्जेस बढ़ रहे हैं, आप कहते हो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आयनिक कैरेक्टर, यही तो कहते हो, राइट ना, तो फिर वो का जस्टिफाई नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद आएगा कि अब अगर डेल्टा बढ़ रहा है, 5000 बढ़ रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, तो मतलब उसमें आएगा कि क्या कंसीडर करूं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसीडर करूं या कोवेलेंट का कंसीडर करूं, या दोनों का एक साथ करें तो किसका क्या डोमिनेंस रहेगा, या गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ गई ना आप सभी को। क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो गया, राइट। हाँ तो क्वेश्चन अगर भाई जैसे बस सिंपल सी चीज हम तो ये कह रहे हैं, एज डेल्टा इंक्रीजेस, तो इफ इट कीप ऑन इंक्रीजिंग देन एट t इक्वल टू इंफिनिटी डेल्टा बिकम नियरली इक्वल टू E एंड दिस इज 100% आयनिक, राइट। हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला जो ब्लॉक है इस, और अब इसके हिसाब से हम कह रहे हैं यहां पे therefore as delta increases ionic nature should increase। अभी ठीक है, ये बात कर रहे हैं हम तो, अभी ठीक है ना। पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही है, पोलराइजेशन इज ऑल नोन एज कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर एक ही टर्म्स है, शेयरिंग, दोनों एक दूसरे को, पोलराइज मतलब एक दूसरे को इंड्यूस करना, राइट, और धीरे धीरे इंड्यूस करते करते आपस में शेयरिंग कर लेना, बात समझ में आई। पोलराइजेशन का सिंपल फिनोमेना है, दो चार्जेस हैं एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स की वजह अप्रोच कर रहे हैं, फाइनली एक मोमेंट आएगा जब आकर के इंटरसेक्ट कर देंगे, शेयरिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, राइट। हाँ तो नहीं तो मतलब ये सब लोग क्या कर रहे हैं अभी, नया चीज है,
नहीं? हाँ, अरे अभी तो बात हुई थी यार, मतलब लव एट फर्स्ट साइट नहीं, अभी भी तो बात हुई थी। तो तुम कह रहे हो मजेदार नहीं है तो कैसे काम चलेगा? देखो काम कीजिए, इसके बारे में बात करते हैं। बताइए यार, इसके अंदर जिस चीज में लोगों को क्लैरिटी नहीं रहती ना, वो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है बेसिकली, या पीपल आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। ये अपने आप में बहुत ही क्रिटिकल टर्म है, इतनी छोटी मोटी टर्म नहीं है ये। व्हाट डू यू मीन बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? वो क्या होता है कि उसको लिखने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो थोड़ा सा वियर्ड है। उसको पोलर कोवेलेंट नहीं, कोवेलेंट पोलर लिखना चाहिए, लेकिन वो ट्रेडिशनली नहीं लिखते हैं, वो प्रॉब्लम है। पोलर कोवेलेंट का मतलब भैया पहले वो कोवेलेंट है, उसके बाद में पोलर है। पहले इस बात को समझो। आप इस टेबल को कंसीडर करो, जब डेल्टा एन इक्वल टू 0 होता है तब क्या होता है? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। फिर धीरे धीरे डेल्टा एन की कुछ वैल्यूज होती हैं, डेल्टा एन इज लेस देन, फिर डेल्टा एन इक्वल टू, फिर डेल्टा एन ग्रेटर देन समथिंग। तो समथिंग क्या है उसके बारे में बात नहीं होगा, आप तो एक्स लिख लो इसको, राइट। कोई भी एक वैल्यू, अभी मैं उस वैल्यू के डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसलिए मैंने एक्स लिखा है, राइट। वैसे 1.7 या 2.1 होता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन डिटेलिंग ऑफ दैट। मैं तो ये कह रहा हूं कि मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो कभी तो एक स्टेज आएगी ना, यही तो कहते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अब बढ़ना शुरू हुआ जब हम इस पर्टिकुलर डायमेंशन में जाते हैं। इस चीज को ध्यान में देखिए कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं इस डायरेक्शन में, जैसे ही हम मूवमेंट लेना स्टार्ट करते हैं, देन वी से टॉप टू बॉटम डेल्टा एन बढ़ेगा, और डेल्टा एन बढ़ेगा तो चार्जेस बढ़ेंगे, और चार्जेस बढ़ेंगे तो आयनिक साइड में वो जाना स्टार्ट होगा। तभी तो हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर 50-50 सिचुएशन होती है, इसके ऊपर अभी इसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट। और जब डेल्टा एन मतलब वैसे बता देता हूं, एक्स इज इक्वल टू 1.7 और 2.1 होता है। अब वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे दोनों में से कौन सा होता है। अब जब डेल्टा एन इस वैल्यू से भी ऊपर निकल जाता है तो फिर ये होता है कि ये आयनिक साइड में ही है। बात समझ में आई, राइट। कोवेलेंट कैरेक्टर है यहाँ पे, मैं मैजेंटा कलर लेकर के लिख देता हूँ। इन दिस सिचुएशन वी आल्सो से कि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर तो 100% आयनिक कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोवेलेंट है बट नियरली लेस देन एंड इक्वल टू 10%, इस टाइप का। बात समझ में आई। तो वो मोर आयनिक को हम आयनिक कह देते हैं। 100% आयनिक डज नॉट एग्जिस्ट। वाई 100% आयनिक डज नॉट एग्जिस्ट? 100% आयनिक नाम की कोई चीज नहीं होती। वाई? बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अरे अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो गया तब तो वो ऑक्टेट वॉक्टेट कंप्लीट हो गया, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इंफिनिटी पे चले जाएंगे, फिर तो स्टेबिलिटी का पर्पस पूरा अचीव हो गया ना, राइट। फिर तो कोई बॉन्ड नहीं जाएगा। तो अब ये देखिए, अब इसके अंदर बेसिकली इस बात को समझिए, कोई और कलर लेना हो, मैजेंटा कलर लेते हैं और ये लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाली ये लाइन है, इसको प्रॉपरली मैं जानबूझ के कट कर रहा हूं इसको। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने मैजेंटा कलर की लाइन बनाई है ना, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बिकॉज ये लाइन आप ध्यान से समझिए कि ये लाइन क्या कह रही है। ये लाइन ये कह रही है कि भैया इस साइड में आओगे ना तो इस साइड में कोवेलेंट है, इस साइड में कोवेलेंट नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, और आप इस साइड में जब बात करोगे ना तो इस साइड में आयनिक नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, राइट। इसका मीनिंग क्या है इस स्टेटमेंट का जो मैं कह रहा हूं? व्हेन यू से कि कोवेलेंट नंबर 1 प्रायोरिटी पे है तो इसका मतलब होता है कि ओवरलैप है, ओवरलैपिंग है। व्हेन यू से कि आयनिक नंबर 1 प्रायोरिटी पे है तो आप कहते हो कि ओवरलैप तो है ही नहीं, आप तो नेग्लिजिबल इंटरसेक्शन बचा है। बात समझ में आ रही है आपको, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल अबाउट शेयरिंग एंड ओवरलैपिंग, अग्रीड, राइट। तो आप जो कह रहे हो ना नीचे वाली साइड में कि ये आयनिक साइड में, तो बेसिकली हो क्या रहा है
वो ये रहा है कि ऊपर से नीचे आते आते एक स्टेज ऐसी आई कि वो जो ओवरलैपिंग थी वो अब टूट गई, राइट। चार्जेस का डोमिनेंस, देखो दो तरह की एनर्जी रिलीज हो रही है, दे आर टू काइंड्स ऑफ द एनर्जी रिलीज ओवर एयर। एक एनर्जी रिलीज होती है ओवरलैप की वजह से, होती है ना, बॉन्ड बनता है, राइट। और एक एनर्जी रिलीज होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ड्यू टू डेल्टा, पार्शियल चार्जेस की वजह से। बात समझ में आई, राइट। ये जो पार्शियल चार्ज, देयर इज नो डाउट कि ये जो पार्शियल चार्ज आएगा ये आयनिक की तरफ लेके जाता है और ये कोवेलेंट की तरफ लेकर के जाता है, राइट। तो द पॉइंट इज कि वो बाइफरकेटिंग लाइन इसलिए तो बनाई है कि डेल्टा ईएम की वैल्यू की एक पर्टिकुलर लिमिट है, इस लिमिट के नीचे चार्जेस इतने ज्यादा डोमिनेट कर गए हैं कि ओवरलैपिंग को ब्रेक कर दिया गया, और इस लिमिट के ऊपर चार्जेस हैं लेकिन उनका डोमिनेंस इतना ज्यादा नहीं है, अभी ओवरलैपिंग ही डोमिनेटिंग है। बात समझ में आई आपको? एक बाउंड्री लाइन को डिफाइन करोगे ना यार दो चीजों के बीच में, राइट, कि ओवरलैपिंग कहां तक डोमिनेटिंग है और चार्जेस तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं दूसरी साइड से, राइट। एक एंड आएगा जब वो ओवरलैपिंग के ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे, सब ब्रेक ब्रेक करके ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्टेज को जनरेट कर देंगे। बात समझ में आई आपको? दैट इज द रीजन इन द स्टार्टिंग व्हेन आई टोल्ड यू पोलर कोवेलेंट, तो इसका मतलब ये पोलर कोवेलेंट ऊपर वाले हाफ में है ना, तो पोलर कोवेलेंट वर्ड का क्या मीनिंग है? पोलर कोवेलेंट वर्ड का सिंपल मीनिंग है कि भैया ये पहले कोवेलेंट है उसके बाद में पोलर है, मतलब डोमिनेंस अभी कोवेलेंसी का है, डोमिनेंस अभी ओवरलैपिंग का है। बात समझ में आई आप सभी को, राइट। तो इसके पहले वाले अब ले लेते हैं, इसके पहले वाला ये पेज था, उसको फोर्थ पेज था ना, नहीं हुआ, अब देखिए क्लियर ही होगा, इधर होगा ना, कौन से पेज पे था वो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं? सेम पेज पे था क्या? तो इसको देख लेते हैं किधर, हाँ। अब यहां पे हम जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली ये जो ब्लॉक है ये मैंने एक बहुत जनरल फेनोमेनन बता दिया है आपको, डेल्टा जैसे वो बढ़ेगा, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों में तो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज कि बाइफरकेटिंग लाइन डिसाइड करेगी ना कि अब किसका डोमिनेंस हो गया है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो वो हमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि हम किस डोमेन के अंदर बात कर रहे हैं, दोनों सही है, कहां मना कर रहा है? डेल्टा बढ़ेगा एनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। चार्जेस का मतलब ही होता है एनिक कैरेक्टर, पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, राइट। तो लेकिन किस चीज का कितना डोमिनेंस है ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। बहुत समझ में आया आप सभी को, राइट। तो ये जो मैं कह रहा हूं ये मतलब इस ब्लॉक का अगर आप मुझसे आंसर पूछेंगे तो एग्जैक्ट आंसर इसका ये आएगा, कौन से मैजेंटा कलर से होते हैं, इसका आंसर ये है डिपेंडेंट ऑन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेल्टा ईएन। आप पहले न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ यार डेल्टा ईएन की, उसके बाद बात करनी स्टार्ट हो पाएगी इस बारे में। बिफोर दैट आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन क्योंकि मुझे डोमिनेंस नहीं पता। बात समझ में आई? और अब आपको ये भी क्लैरिटी आ गई होगी बेसिकली अब बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसका भी यही आंसर है, राइट। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात में तब करूंगा जब मुझे पता चलेगी अभी कौन से डोमेन के अंदर मैं वर्क कर रहा हूं। और ये समझना, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो ये सारी ये सही है जो भी ब्लॉक्स में लिखा हुआ है, किसी में कहीं भी दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअली एज एन स्टेटमेंट, और सारे अपनी अपनी जगह पे सही है, इसीलिए बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने देखा है लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल वो हम लोग करते हैं, इफ यू हर्ड एक A2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, एक AB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है। जब इनका साइज कंपेयर करते हैं ना, जब हम लोग कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे होते हैं, तो जो A2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है उसको हम इस तरह से बनाते हैं। इसको हम बनाते हैं जस्ट टच करते हुए, और इसको हम लोग हमेशा बनाते हैं इंटरसेक्ट करते हुए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और इस बात को समझिए, जब मैं इसको इंटरसेक्ट करते हुए बनाता हूं ना, देखो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। Does this mean that
bond strength of AB is greater than A2. Does this mean? ज्यादा इंटरसेक्शन बना रखा है. Does this mean? बोलो जल्दी बोलो. Its answer is can't say. Why? हाँ नहीं बड़ी सिंपल सी चीज है. अरे भैया वही हो रहा है. आपको मैं बहुत एग्जैक्ट क्लैरिटी बताता हूँ ना इसके अंदर. व्हेन यू आर कंपेयरिंग अगेन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, AB इज अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, राइट. आप लिखो ना यहाँ पे एक A2 है और एक AB है, राइट. आप जब बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना स्टार्ट करोगे आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से होंगे. एक तो होगा ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग के अंदर A2 ग्रेटर देन AB जाएगा. डेफिनेट सी बात है. रीजन आप लोगों को क्लियर होगा. सेम साइज के एटॉमिक ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल है, ज्यादा अच्छा ओवरलैप होगा. बट द प्रॉब्लम है कि अब आ जाओ आप पोलैरिटी, और पोलैरिटी की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैं तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लिखता हूँ उसको, क्योंकि मैं तो कोवेलेंट की बात कर रहा हूँ ना. तो एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट द प्रॉब्लम है कि A2 के केस में वो जीरो होगा और AB के केस में नॉन जीरो होगा, राइट. अब इनके समीशन से मतलब दोनों फैक्टर को मिलाकर क्या आएगा ये मैं ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ यार, राइट. मेरे को तो ये भी नहीं पता A2 और AB में वो ओवरलैपिंग में वो ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है. ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी तो हो सकता है. बात समझ में आई. बहुत ही कम डिफरेंस हो. AB एक ऐसा मॉलिक्यूल एडजेसेंट ग्रुप के एलिमेंट्स हो, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा साइज में, लगभग A2 के बराबर की ओवरलैपिंग हो जाएगी. बात समझ में आई आपको. तो इसलिए इसका परमानेंट आंसर होता है ये कंपेयर नहीं कर सकते. इन दोनों को तो अलग अलग है दोनों चीज, राइट. उनकी इंटेंसिटी अब ऐसे थोड़ी डिफाइन कर सकता हूँ. बात समझ में आई आप सभी को, राइट. ये दो अलग अलग चीजें हैं मुझे क्लियर. और जब तक वो डेल्टा एन की वैल्यू वहां पे नहीं पता, बाउंड्री लाइन नहीं पता, मतलब विदाउट एग्जांपल आई कैन नॉट जनरलाइज. क्लियर. अगेन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर मैंने बोला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो कोवेलेंस ही है सबसे पहले. तो वन इज कोवेलेंट, उसके बाद पोलैरिटी. इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिखा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस वन. ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ मैंने यहाँ. बात समझ में आप सभी. आई हैव यूज्ड एक्स्ट्रा वर्ड, क्योंकि अगर मैं पोलर कोवेलेंट की बात कर रहा हूं तो कोवेलेंट पहले है उसके बाद पोलैरिटी है यार, राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयनिक ना. वो मैं बाउंड्री लाइन से नीचे थोड़ी चला गया हूं, बाउंड्री लाइन के ऊपर ही हूं अभी. अग्री. तो ये तो थोड़ा बहुत है एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट मैं इसका आंसर कांट से दे रहा हूं बिकॉज आई वांट टू बी वेरी कंजर्वेटिव. तो यार मेरे को ये भी तो नहीं पता है कि यहाँ पे नीचे वाले का तो मेरे को पता है. ये तो मेरे को अगर आप मुझसे पूछोगे कि दोनों का सर कितना जैसे अपन लेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो तो मुझे पता है. मैं जस्ट मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ. इसका 80% दूंगा और इसका 20% दूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन. अच्छा प्रॉब्लम है कि 80% अगर ऑलमोस्ट टाई कर गया तो ये 20% बहुत डोमिनेटिंग हो जाएगा. बात समझ में आई आपको. मैं कांट से इसलिए आंसर दे रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं ये नीचे वाले को हटा करके सीधे बोल सकता था कि A2 भी ज्यादा है. अरे लेकिन प्रॉब्लम ये कि A2 और AB नियरली अगर कॉन्साइड कर गए एडजेसेंट ग्रुप के एलिमेंट में कर जाएंगे कॉन्साइड, राइट. तब ये 20% बहुत हैवी पड़ेगा. तो इस वजह से मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे. दैट इज द रीजन कि आई एम सेइंग कि कांट से कुछ नहीं बताया जा सकता. बात समझ में आई आप सभी. क्लियर, राइट. होते ही है ना. साइनाइड आयन एडजेसेंट ग्रुप का एलिमेंट है. अब क्या करोगे. A2 की टाइप की ओवरलैपिंग होती है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होमोन्यूक्लियर वाली सीक्वेंस अप्लाई हो जाती है साइनाइड आयन के ऊपर. इसी वजह से तो अप्लाई हो जाती है. अभी बात समझ में आई. तो ये ध्यान रखना, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. तो अब आप लोगों ने आज की चीजें पढ़ ली. ये सब कुछ आपके मेल पे आ जाएगा. सबसे पहले तो इसको आज रिवाइज कर लो रात को घर पे जाके, और कल वो लेक्चर वो ले लो और उसको आराम से गो थ्रू कर लो, क्योंकि कुछ एक और 2-4 क्वेश्चन जो रह गए होंगे वो भी उसके अंदर डिस्कस्ड है. तो फिर आपकी सिचुएशन ये होगी सैटरडे जब आप आओगे तो काफी ज्यादा 60% डीबी आप लोग सॉल्व करके आओगे और डाउट्स पूछो आराम से आकर के. रिवीजन डीबी पहले टाइम मिल जाए तो कर लेना, नहीं मिले तो मत करना. लेकिन पहले ये और एक और वो जो वीडियो है वो देख करके इस डीबी को तो अपन अच्छे से करें, राइट. जो करना है उसको बहुत सही से कंप्लीट करें. फाइन, राइट. और पूरे डाउट्स लेकर के आओ सैटरडे को, देन विल सी. फाइन, ठीक है.